ठीक है। मैंने पढ़ाया था आपको केमिकल स्पीशीज़ में, बताया था केमिकल स्पीशीज़ के अंदर पहला टॉपिक था आइंस क्या होते हैं। पहले एटम तो आपको पता है ना, बता चुका हूँ एटम क्या होते हैं। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल कहलाता है एटम। ठीक है। आयरन का सबसे छोटा पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कॉपर लेंगे कॉपर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सिल्वर लेंगे सिल्वर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कोई भी एलिमेंट, जो एलिमेंट क्या होता है पीरियोडिक टेबल में जितने सब एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल वो कहलाता है एटम। एटम की बातचीत आती है, एक आइंस होता है। आइंस मैंने कल समझाया था, अभी मैं रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ ताकि ये नहीं आया था, इसके लिए रिवाइज़ करा रहा हूँ मैं सिर्फ इसकी वजह से, गधे की वजह से, ताकि आइंस समझ में आए आइंस क्या होता है। आइंस बताया था, आइंस दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव आइंस होते हैं और एक नेगेटिव आइंस होते हैं। ठीक है। आइंस होता क्या, मैंने आपको समझाया था आइंस क्या होते हैं। आइंस पहले होते क्या है मैं बताया था, जैसे मैंने कहा मिसाल दी सोडियम की, मैंने कहा सोडियम क्या है, सोडियम क्या है एलिमेंट है। वाटर क्या है कंपाउंड है। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है कंपाउंड है। ठीक है। सिल्वर क्या है एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है एलिमेंट है। तो एलिमेंट और कंपाउंड में फ़र्क बता चुका हूँ। ठीक है। अब एलिमेंट, अब मेरे सोडियम, अच्छा मैंने एक और बताया था, हर एलिमेंट का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो, उसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, उसके न्यूक्लियस होता है और उसके ऑर्बिट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑर्बिट या शेल जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अब सोडियम का मैंने बताया था, जैसे मैं सोडियम की मिसाल दे रहा हूँ, सोडियम की मिसाल में बयान कर रहा हूँ। सोडियम का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाँ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसीलिए याद करवाया था कि आगे बहुत हर जगह जरूरत पड़ेगी इसकी। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम में नहीं पता, कोई मुश्किल एलिमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, इतना सिंपल सा एलिमेंट पूछा हूँ। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन बताया होता है मैंने। नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं एलिमेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर प्रोटॉन कितने हैं उसके अंदर। आपको बता चुका हूँ मैं, हर एलिमेंट में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम एटॉमिक मास या मास नंबर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम कर लेंगे तो एटॉमिक मास या मास नंबर बन जाता है आपका। ठीक है। मास नंबर बन जाता है, मास नंबर बन जाता है। ठीक है। अब मैं सोडियम की मिसाल दे रहा हूँ, आयंस समझा रहा हूँ। आयंस क्या होता है, सोडियम में क्या होता है, ये आप में सोडियम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये क्या चीज़ हो गया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सोडियम में प्रोटॉन कितने होते हैं 11, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम में कितने होते हैं 11 होते हैं, तो देने 11 प्रोटॉन होंगे। ठीक है। न्यूट्रॉन अभी हम छोड़ देते हैं। अब ये जो बना रहा हूँ ये क्या बनता है उसका ऑर्बिट या शेल। ठीक है। ऑर्बिट या शेल होता है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, ये ऑर्बिट या शेल। मैं किसका बना रहा हूँ, सोडियम का बना रहा हूँ। ठीक है। सोडियम का बना रहा हूँ, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन होते हैं सोडियम में। ठीक है। अब इसका पहला ऑर्बिट आ गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल। ये क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब मैंने बताया था सोडियम में 11 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11 हैं। हाँ यही बताया था, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक है। तो लेकिन एटॉमिक मास इसका क्या होता है 23, से मतलब न्यूट्रॉन इसके होते हैं 12। तो एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है। ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का 23 होता है। 23 कैसे बनेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 11 है तो ये 12 होंगे, 2 और 1 3 और 1 2 23 बन जाएगा। ठीक है। तो अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए। फिर हम दूसरा ऑर्बिट बनाएंगे, या जिसे ऑर्बिट भी कहते हैं या शेल भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा ऑर्बिट हमने बना लिया। ठीक है। अब दूसरे ऑर्बिट में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने बना लिया। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है,
तो इलेक्ट्रॉन को टोटल कितने होते हैं इसमें सोडियम में? 11 होते हैं ना, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, अब कितने बचे? 9 बचे। तो 8 इसमें आते हैं दूसरे ऑर्बिट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपने 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए दूसरे ऑर्बिट में। दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7, ये जो बना रहा हूँ मैं ये इलेक्ट्रॉनों को जाहिर कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 और 2 हो गए 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो तीसरे ऑर्बिट में आएगा। अब बता चुका हूँ मैं कि हर ऑर्बिट का अलग अलग होता है कि हर किस ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें कितने हैं? तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब सोडियम क्या बोलता है, हर एलिमेंट, सिर्फ सोडियम की बात नहीं हो रही, हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल कब होता है? मैंने बताया था क्या, जब उसके सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो सोडियम क्या बोलता है, भाई मैं अपना अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मेरा ये ऑर्बिट ख़त्म हो जाएगा। अब मेरा ऑर्बिट, अब लास्ट ऑर्बिट, अभी सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? ये है। कितने ऑर्बिट हैं? 1 2 3। इस ऑर्बिट का नाम क्या होता है? बता चुका हूँ, के शेल या के ऑर्बिट कहते हैं। इस ऑर्बिट का नाम क्या होता है? एल। इस ऑर्बिट का नाम क्या होता है? एम। पहले ऑर्बिट या पहले शेल का नाम होता है के शेल या के ऑर्बिट। दूसरे ऑर्बिट या दूसरे शेल का नाम होता है एल शेल या एल ऑर्बिट। तीसरे ऑर्बिट या तीसरे शेल का नाम होता है एम शेल या एम ऑर्बिट, ठीक है। तो के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट। अब हैं, हाँ नहीं, हाँ बस के नाम है, के ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट, तमाम जितने भी पीरियोडिक टेबल जितने एलिमेंट सब का, अगर इसे सोडियम को बनाया ना, अगर मैं क्लोरीन का बनाऊँ, अगर मैं हाइड्रोजन का बनाऊँ, अगर मैं सल्फर का बनाऊँ, अगर मैं सिल्वर का बनाऊँ, जिसका भी बनाऊँ, सबका पहले ऑर्बिट का नाम के ऑर्बिट या के शेल, दूसरे ऑर्बिट का नाम एल ऑर्बिट या एल शेल, तीसरे ऑर्बिट का नाम एम ऑर्बिट या एम शेल। इस के बाद एल आता है, एल के बाद एम, एम के बाद एन आता है, एन नाम, चौथा ऑर्बिट आएगा तो एन हो जाएगा, पाँचवा ऑर्बिट एन, एम के बाद ओ ऑर्बिट आने, इस तरह चलता चला जाता है, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में आ गए 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हो गया पूरे 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। अब ये तो था सोडियम एटम का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयंस की बात होती है। सोडियम क्या बोलता है, हर एटम, ये सोडियम एटम है, हर एटम, चाहे वो सोडियम हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कार्बन हो, कोई भी हो, एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल के लिए क्या कंडीशन है, उसके पास उसके सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट हो, बाहर वाला जो शेल हो, उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब वो स्टेबल कहलाता है। यानी स्टेबल का मतलब क्या, फिर वो उसको ज़रूरत नहीं हो किसी से रिएक्शन करे या किसी से रिएक्शन कर, किसी से इलेक्ट्रॉन दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले, किसी से रिएक्शन में हिस्सा ले, रिएक्शन बोलता है मैं अब स्टेबल हो गया, मैं अब सकून से बैठूँ, मुझे कुछ नहीं करना। तो हर एलिमेंट ये चाहता है मैं स्टेबल हो जाऊँ। स्टेबल होने के लिए उसके सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट को क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि मैं यार अपना 2 इलेक्ट्रॉन के बजाय मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ तो मेरी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो बोलता है मैं ये इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो मेरा ये ऑर्बिट भी ख़त्म हो जाएगा, और मेरा फिर अगर मैं ये और इलेक्ट्रॉन निकाल दूँगा तो मेरा ये ऑर्बिट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिर कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा वाला, ये बन जाएगा ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अभी सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट एम ऑर्बिट है, जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा, एल ऑर्बिट हो जाएगा। तो एल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। बोला मेरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पूरे, मैं स्टेबल हो जाऊँगा। तो सोडियम बोलेगा मैं अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, किसी को, बहुत से एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बहुत से एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। सोडियम की प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों देता है, जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो तादाद कम होती है तो वो देना चाहते हैं ज़्यादा, उनकी तादाद ज़्यादा होती है वो लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये देना चाहेगा, बोले मेरा एक ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन है, कोई ले ले, या तो मैं क्लोरीन को देता है। अब वो देखेंगे बाद में क्लोरीन क्यों देता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाल देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो सोडियम का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अब यूँ बन जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस आ गया। अब प्रोटॉन कितने हो गए इसके, प्रोटॉन 10, प्रोटॉन थोड़ी निकाला है, इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे। न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन तो 12 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले ऑर्बिट में भाई 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में अब कितने आएंगे, 8 आएंगे ना। तो 8 और 2 10 हो गए पूरे, 1 2
3 4 5 6 और ये 7 8। अब ये बोला सोडियम, बोला मैंने अपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मैं स्टेबल हो गया। अब ये सोडियम एटम नहीं कहलाएगा, ये सोडियम आयन कहलाएगा। इसको कहेंगे Na+, इसे कहते हैं आयन बन जाना। सोडियम आयन बन गया। प्लस क्यों किया? प्लस का मतलब देने वाला, पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव सोच रखेगा वही किसी को देगा ना कुछ, जो नेगेटिव सोच रखेगा वो तो देगा मैं सबसे ले लूँ, मैं दूँ किसी को कुछ नहीं। तो यूँ याद रखें, पॉजिटिव सोच वाला आदमी क्या होगा, वो देना चाहेगा कि दे दो यार, ज़रूरत मैंने इसको दे दो, ये ज़रूरत मैंने इसको दे दो। पॉजिटिव सोच है ना, नेगेटिव सोच क्या, इससे भी ले लूँ, उससे भी ले लूँ, इससे भी ले लूँ, सबसे मैं ले लूँ, किसी को दूँ नहीं ना, वो नेगेटिव सोच रखता है। तो यूँ याद रखो। तो नेगेटिव Na+ का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अच्छा, एक प्लस लगाओगे तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया। अगर फर्स्ट को सोडियम अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 4 पॉजिटिव लगाओगे। फर्स्ट करो, सोडियम अगर 4 इलेक्ट्रॉन देता किसी को तो 4 पॉजिटिव लिखते हैं, नहीं लिखते तुम Na++++ यानी 4 इलेक्ट्रॉन निकाला। इस प्लस का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन निकाला है। Na+ का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक है। Na+ मतलब समझ आ गई। अब ये सोडियम से बन गया सोडियम आयन में। और आयन भी दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो ये कौन सा है, पॉजिटिव आयन है। तो पॉजिटिव आयन का नाम होता है कैट आयन, इसे कहते हैं कैट आयन, कैट आयन, ठीक है। पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैट आयन और नेगेटिव आयन को कहते हैं एनाइन। ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर, बुकों में सब लिखा हुआ है, आपके यहाँ पर सब लिखा हुआ है, कैट आयन एनाइन सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है सब कैट आयन। ये देखिए कैट आयन है, फिर ये एनाइन आएगा यहाँ पर, एनाइन है, ठीक है, सब लिखा हुआ है इसके अंदर। ये लिखा हुआ है फॉर्म बाय द, ये कैटाइन लिखा हुआ है, कैटाइंस एंड लिखा हुआ है द कैटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, दे रहा है किसी को, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा 3 पॉजिटिव। और दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहो Na+1 भी कहते हैं। Na+ लिखो या Na+1 लिखो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो Na+2 लिख दो या Na++ लिख दो। यूँ भी लिखो, यूँ लिखो, एक ही बात है। प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, या +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक है। ये जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन, सोडियम 2 देता नहीं है, एक ही रखता है, देखिए याद रखना। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो स्टेबल हो जाएगा और सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसे कहेंगे कैटाइन, ठीक है। अब इसी तरह जो एलिमेंट, ये सोडियम की मिसाल दी ना, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसकी मिसाल में आता है आपका क्लोरीन। क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, आउटर मोस्ट शेल का मतलब समझ रहे हो ना, सबसे बाहर वाला शेल, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट। जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अब क्लोरीन की मिसाल क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन की मिसाल बता रहा हूँ, क्लोरीन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, बोलो, याद करवाया था इसलिए। बोलो जल्दी बोलो, ये क्लोरीन का याद नहीं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कोई एक चीज़ तो बता दो। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास और मास नंबर क्लोरीन का, इसीलिए याद करवाया था, ताकि बाद में जब मैं समझाऊँ चीज़ें ना टॉपिक समझ में आया कि मैं क्या समझा रहा हूँ। देख के बताएं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताएं कितना है, 17। और एटॉमिक मास कितना होता है बताएं, 35.5 होता है, ठीक है, 35.5। अब एटॉमिक नंबर 17 का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन 17 है, ठीक है। तो 17 प्रोटॉन का मतलब 17 इलेक्ट्रॉन भी बता दूँ, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यह बन गया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, 17। न्यूट्रॉन कितने हैं, निकालेंगे ना वो तो हम प्लस माइनस करके निकालेंगे। अभी मैं न्यूट्रॉन की में ज़रूरत नहीं है, हमें छोड़ देते हैं, हम काम ही नहीं है, हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्बिट बना रहे हैं, ठीक है, पहला ऑर्बिट बना रहा हूँ। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने बच गए, 15। तो अब दूसरे ऑर्बिट में जाओ, दूसरे ऑर्बिट में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ये बना लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 हो गए, कितने बचे, 7 बचे। तीसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तीसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन,
ये तीसरा ऑर्बिटल दोनों डाले 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है, हो गए पूरे 17 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ क्लोरीन के लिए, क्लोरीन बोलेगा मैं भी स्टेबल होना चाहता हूँ। स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ चाहिए होगा, तो ये क्या सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया स्टेबल, स्टेबल हो गया। अब ये कहलाएगा क्लोरीन का एटम नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा क्लोरीन आयन, लेकिन कौन सा, नेगेटिव आयन। और -1 लिखो या क्लोरीन -1 लिखो, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो -1, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो अब ये कहलाएगा क्लोरीन आयन। तो इसको कहेंगे एन आयन। पॉजिटिव को क्या कह रहे थे, कैट आयन, नेगेटिव को क्या कहते हैं, एन आयन, एन आयन। कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, किससे लिए, सोडियम से। तो क्लोरीन पर -1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -3। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज पड़ता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव को तो ये क्लोरीन एटम था पहले, अब ये क्लोरीन आयन बन गया, इसे कहेंगे एन आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन। क्लोरीन में -1 हो गया, क्लोरीन में माइनस लिखो या -1 लिखो, समझ आ गई बात। ये होता है एन आयन और कैनाइन की कहानी, समझ आ गई बात। ये एन आयन और कैनाइन समझ में बात आ गया, एन आयन और कैटाइन समझ में बात आ गई। अब हम चल रहे अगला टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक था असल में वो था हमारा, क्या टॉपिक था हमारा, फ्री रेडिकल, ठीक है। वह अच्छा, अब है पहले एनाइन और कैटाइन में हो गया, इसे मॉलिक्यूलर आयन में पढ़ लेते हैं पहले क्या होता है भाई। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन आल्सो possess पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाइक एनी आयन। इफ इट हैज नेगेटिव चार्ज नोन एज एनाइन मॉलिक्यूलर और पॉजिटिव चार्ज इन द कैटाइन मॉलिक्यूलर। अब मिसाल तो भाई CH4 है। अब ये तो हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा ना, सोडियम के हमने बारे में पढ़ा कि सोडियम के बारे में हमने पढ़ा कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये पढ़ा ना हमने। सोडियम पर हमने क्या पढ़ा, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, प्लस लिखो या Na+1 लिखो का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है, ठीक है। और क्लोरीन के बारे में हमने पढ़ा माइनस लिखो, या क्लोरीन -1 उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ठीक है। ये है सोडियम और ये है सोडियम आयन, ये है क्लोरीन और ये है क्लोरीन आयन। जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए उसे कहते हैं आयन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कैटाइन कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो एनाइन कहलाएगा। और पॉजिटिव लिखा हुआ है, 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, या +1 लिखा हुआ है, सब 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। सिर्फ नेगेटिव पड़ा हुआ है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, -1 लिखा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। समझ में बात आ गई। नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, एनाइन, कैटाइन। अब हम बात करें मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन में क्या होता है, अब जैसे CH4 है, ठीक है, CH4 में डाला हुआ है प्लस चार्ज, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी CH4 का मतलब है जब CH3 यहाँ पर मीथेन है, CH4 क्या आपका मीथेन गैस का फार्मूला, CH4 मीथेन गैस का आपका फार्मूला। उसने अगर कोई मॉलिक्यूल, अब CH4 क्या एलिमेंट है, कंपाउंड है, CH4 क्या है, कंपाउंड है आपका, ठीक है ना। तो कंपाउंड अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या मॉलिक्यूलर आयन, ये मॉलिक्यूल है ना। ये CH4 क्या है, मीथेन है, मीथेन क्या है, गैस, और गैस की हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, गैस मॉलिक्यूल में बात करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे ये मॉलिक्यूलर आयन है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर आयन है, यानी मीथेन गैस ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। समझ आ रही बात, ये मॉलिक्यूलर आयन। ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट है, मीथेन CH4 आपका मीथेन है, मीथेन गैस का फार्मूला है। इस तरह वाटर का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला होता है ना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला है CO2, इसे मीथेन गैस का फार्मूला है CH4। तो ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और एक सोडियम एक एलिमेंट है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव आयन, सोडियम कैटाइन में बन गया। क्लोरीन एलिमेंट है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, नेगेटिव आयन, एनाइन बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, मीथेन गैस एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, मीथेन CH4 भी मीथेन गैस का फार्मूला है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब उसने मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो गया। ये एलिमेंट से आयन में कन्वर्ट हो गया, ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो गया, मॉलिक्यूलर से मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि मीथेन क्या एक आपका कंपाउंड है, तो कंपाउंड को हमने मॉलिक्यूल क्यों कहा, क्योंकि मीथेन गैस है, और गैस में मॉलिक्यूल की बात करते हैं। गैस के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। बताया था ना, गैस और लिक्विड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाता है, जबकि किसी सॉलिड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है।
तो मीथेन गैस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, यानी मीथेन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, ठीक है। अब आ रहा है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है हमारे पास, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ये आज का हमारा टॉपिक था असल। फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या है भाई, फ्री रेडिकल की डेफिनेशन ये है कि फ्री रेडिकल आर एटम्स एंड ग्रुप्स ऑफ एटम हैविंग नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। फ्री रेडिकल्स क्या होता है, फ्री रेडिकल्स एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जैसे हाइड्रोजन, मैंने बताया था कोई भी गैस अकेले नहीं होती। ये हाइड्रोजन आप बोलोगे H लिखा हुआ नहीं, हाइड्रोजन एटम आपको अकेले नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन आपको H2 की शक्ल में मिलेगी क्योंकि यह गैस है। जबकि सोडियम आपको अकेले शक्ल में मिलेगा क्योंकि सोडियम आपका सॉलिड है, आप Na के नीचे 2 नहीं लगाओगे क्योंकि सोडियम क्या है, सॉलिड है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। गैस और लिक्विड जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, वो फ्री स्टेट में नहीं, वो अकेले नहीं हो सकती, वो आप सिर्फ H नहीं लगा सकते, H2 लिखोगे। ऑक्सीजन में सिर्फ O नहीं लिख सकते, आप O2 लिखोगे, ठीक है। सिंबल के तौर पर तो बोल दो कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। जब लिखोगे तो आप OH2 लिखोगे, ऑक्सीजन की बात करोगे तो O2 लिखोगे, क्यों, क्योंकि दोनों गैस हैं। लेकिन जब सोडियम लिखोगे तो सिंबल भी बोलोगे Na, ये लिखोगे तो Na ही लिखोगे, Na के 2 के नीचे 2 नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि Na गैस नहीं है, Na लिक्विड नहीं है, ठीक है। 2 लगाते हैं इसलिए, क्यों लगाते हैं, H2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन के एटम, H3 वो ड्यूटियम होता है। हाइड्रोजन के टाइप तो बता गया, अभी टॉपिक आगे बात करूँगा। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम, वो H3 होता है, वो अभी आगे जब आइसोटोप्स में पढ़ेंगे तो पढ़ेगा, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट पर खड़े में भी हम, ठीक है। तो H2 क्यों लगाते हैं, इसका मतलब एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम ने इस हाइड्रोजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन होगा, इस हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, आपस में बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बना के ये H मिलकर H2 बन गए, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया कि, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, जब भी जब फ्री रेडिकल आर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम, चाहे एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएं, इनके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो ऐस को कहते हैं फ्री रेडिकल। मिसाल के तौर पर अब देखो मैंने क्या बताया, H कभी अकेले हालत में नहीं होगा, वो H2 की शक्ल में होगा, O कभी अकेले हालत में नहीं होगा, वो O2 की शक्ल में होगा। अब मैं H की मिसाल लेता हूँ, हाइड्रोजन में मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन की मिसाल में अब ये H2 का मतलब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन के एटम, एक हाइड्रोजन का एटम उसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का एटम उसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। बॉन्ड कौन सा बनाया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड के मुख्तलिफ किस्म की टाइप आएगी आगे, अभी सिर्फ समझने के लिए सुन लो कि हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, बॉन्ड कैसे होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कितने किस्म के बॉन्ड होते हैं, क्यों बनते हैं, डिफरेंट किस्म के बॉन्ड क्यों बनते हैं, वो अगले चैप्टर में आएगा। अभी सिर्फ ये समझ लो कि H2 लिखो या यूँ लिखो, इसका मतलब हाइड्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरह जाहिर किया, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरह जाहिर किया, इन दोनों ने सिंगल बॉन्ड बना लिया तो बन गया H2, ठीक है। अब फ्री रेडिकल क्या होता है, अगर ये दोनों हाइड्रोजन आपस में टूट जाएँ, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में टूट जाएं या यूँ समझ लो इन पर अनपेयर्ड हो जाए, ये हाइड्रोजन आपस में टूट गया या क्लोरीन आपस में टूट गए, कोई भी 2 एटम आपस में टूट जाएं तो इसके ऊपर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, अभी मैं कहूँगा इस हाइड्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना हुआ है ना। अब ये जब ये बॉन्ड बन जाता है तो अब ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन भी इसका हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेंगे, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इसके पास रहेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास भी आप कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन अगर किसी तरीके से इन दोनों हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड टूट गया, किसी भी वजह से बॉन्ड अगर टूट गया तो आप क्या बोलोगे, अगर बॉन्ड टूट जाता है तो अब ये हाइड्रोजन के क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन बोलेगा मेरा अपना इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये हाइड्रोजन बोलेगा मेरा अपना इलेक्ट्रॉन दो, बोलेगा मेरा अपना, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन। अब इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, इस हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन जो है आपस में टूट गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, अनपेयर्ड हो गया ना। अनपेयर्ड मतलब इसका पेयर तो नहीं है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन अपना पड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। पेयर का मतलब कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसको हैं, वो कौन लेना है, क्यों बोलगा, अभी पढ़ा हूँ, बोला 15 मिनट बताऊँगा, 15 मिनट, हाँ बोला अभी 10 का भैया 15 मिनट बाकी है, अभी 15 मिनट बाकी है, जल्दी जाओ, घड़ी आगे।
तो हाइड्रोजन के दरमियान, दोनों हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड अगर टूट जाए तो ये हाइड्रोजन बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ये हाइड्रोजन बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो अब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। अब इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी एक यूनिफॉर्म ले जाना है। ठीक है, जाओ फिर देखो, तुम्हारा टॉपिक मैंने समझा दिया, बाकी थोड़ा डिटेल समझा देता हूँ। ठीक है, जाओ। तो ये हाइड्रोजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल में कौन सा यूनिफॉर्म होता है, कुछ भी पहन के चले जाओ। अच्छा ठीक है, जाओ। इस हाइड्रोजन के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड का मतलब पेयर तो नहीं है ना, इस हाइड्रोजन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन कहलाएगा फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बन गया है। ये हाइड्रोजन कहलाएगा फ्री रेडिकल क्योंकि इनके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बन जाएंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, जब भी कोई एटम के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है तो हर एटम बोलता है मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग अलग हो जाता है और उन पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं, यानी कि पेयर उनके नहीं बनते। ठीक है, तो वो एटम अब कहलाएंगे फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल बन गया, ये वाला हाइड्रोजन भी फ्री रेडिकल बन गया, ये वाला हाइड्रोजन भी फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, और इसको जाहिर करेंगे एच लिख के, उसके बाद डॉट डाल देंगे छोटा, इसका मतलब इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है ये फ्री रेडिकल को शो करता है, यानी ये हाइड्रोजन किसी बॉन्ड से टूटा है। ये हाइड्रोजन जो है किसी दो बॉन्ड से टूट के इसने अपना इलेक्ट्रॉन अलग कर लिया है। इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो अनपेयर्ड हो गए, यानी दो नहीं रहे, अब एक रहे, अनपेयर्ड रहे। ठीक है, अनपेयर्ड या दो से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे पेयर में नहीं होंगे। इसके आउटर कोई भी एलिमेंट अगर अलग होगा तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर में नहीं होंगे, कोई एक पेयर उसका टूटा हुआ होगा, अनपेयर होगा। ठीक है, तो अब वो कहलाएगा अब फ्री रेडिकल, उसको जाहिर करेंगे एच, उसके बाद डॉट्स। ठीक है, जैसे क्लोरीन अगर अलग हो जाएगा, क्लोरीन के दो एटम आपस में मिले हुए, इनके दरमियान बॉन्ड टूट गया, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी हमने देखा था कितने होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 7 होते हैं। इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट में और 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और यह अभी क्या हो जाएगा, इसका 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ ये पेयर ये अनपेयर हो गया। इस क्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में कन्वर्ट हो, ये क्लोरीन के भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या चीज़, नहीं कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल तो HCl से अलग हो जाए, किसी भी कंपाउंड से अलग हो जाए, अगर वो अलग हो जाते हैं तो हर एलिमेंट किसी भी कंपाउंड से, इसे कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। फॉर रेडिकल्स फ्री रेडिकल फॉर्म होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, इसे कहते हैं होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड का आपस में टूट जाना, उस नतीजे में ये वाला एटम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, इस एटम के बाद अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, इस एलिमेंट के बाद भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, तो अब किससे कहते हैं हम, होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। क्लोरीन के ज़मीन पहले बॉन्ड बना हुआ था, हाइड्रोजन के ज़मीन पहले बॉन्ड बना हुआ था, लेकिन उनका बॉन्ड टूट गया, इस बॉन्ड को टूटने को कहते हैं होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड की वजह से इस हाइड्रोजन के पास अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यानी अनपेयर्ड हो गया, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन लग गया, यानी अनपेयर्ड हो गया, तो इस हाइड्रोजन को कहेंगे फ्री रेडिकल, इस हाइड्रोजन को कहेंगे फ्री रेडिकल। इस क्लोरीन को जब तक बॉन्ड बना हुआ था, Cl2 की हालत में था, वो आपका फ्री रेडिकल नहीं कहलाएगा बल्कि क्लोरीन मॉलिक्यूल कहलाएगा। और जैसे ही बॉन्ड क्लोरीन में बॉन्ड टूट गया, अब ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन अपना अलग ले लेगा, ये क्लोरीन बोले मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे वापस करो। आपस में पहले शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए हुए थे, अब शेयरिंग टूट गई उनकी, बॉन्ड टूट गया, तो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन अलग ले लेगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन अलग ले लेगा। तो अब ये क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से एक का पेयर बना हुआ है, दूसरे का भी पेयर बना हुआ है, तीसरे का भी पेयर है, चौथे का तो पेयर नहीं बना हुआ, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। इस क्लोरीन में भी ये कैफियत होगी, एक का पेयर बना हुआ होगा, दूसरे का पेयर बना हुआ होगा, तीसरे का पेयर बना हुआ, चौथे में भी पेयर नहीं बना हुआ होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्लोरीन कहलाएगा फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन कहलाएगा बॉन्ड टूटने के बाद, ये क्लोरीन कहलाएगा फ्री रेडिकल, बॉन्ड टूटने के बाद ये कहलाएगा क्लोरीन कहलाएगा फ्री रेडिकल। इससे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कैसे होते हैं, होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड के टूटने की वजह से हर एटम, क्लोरीन का एटम हो, हाइड्रोजन का एटम हो, अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, बोलते मेरे इलेक्ट्रॉन मुझे वापस करो, वो बोलते मेरे इलेक्ट्रॉन मुझे वापस करो। अब जिस स्टेट में आ जाते हैं वो कहलाता है फ्री रेडिकल। ठीक है, बॉन्ड टूटने के बाद आ जाते हैं फ्री रेडिकल में, इसे कहते हैं फ्री रेडिकल। समझ आ गई।